आखिर क्या वजह है कि ये इसको फिर से किसी ने ट्रम्प को दोबारा कोई थ्रेटन किया या इसका अपना एक पागलपन है? ये ट्रम्प शुरू से धोखेबाज है, ये कातिल है। हम बारहा इस पे बात कर चुके हैं कि इसने जो बमबारी की है ईरान पर शुरू से अब तक, वो मुज़ाकरात के दौरान की है। ओमान में मुज़ाकरात का दौर चल रहा था और कई दौर हो चुके थे और पेशरफ्त हो रही थी। अमरीकी सफारतकार, ईरानी सफारतकार किसी मुआहदे पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये ट्रम्प है कि जिसने आकर ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। तो सहाफ़ी हैं जो लबनान और फ़लस्तीन के हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी थी फातिमा ख़तून, जिन्हें इन्होंने कत्ल किया था जुनूबी लबनान में, टारगेट करके शहीद किया था। अभी फिर यही किया इन्होंने। तो ये सहाफ़ियों से इसलिए डरते हैं कि देखें, सहाफ़ी ये हैं वो असल सहाफ़ी जो मैदान में खड़े होकर हक बयान कर रहे हैं। ये वो वाले सहाफ़ी नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले सहाफ़त के स्टूडेंट्स के लिए भी है कि रोल मॉडल ये होने चाहिए। ये रोल मॉडल है। ये इन्होंने जंग के मैदान में फ्रंट लाइन पर रिपोर्टिंग की है, हक को हक कहा है, बातिल को बातिल कहा है। इसराइल को इनसे क्या मसला था? इसराइल ने इनको धमकियां दी थी। मैंने इनकी वीडियो देखी है, ट्विटर पे मेरे है। इन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू दिया था कुछ दिन पहले, इन्होंने बताया था खुद कि मुझे मोसाद के लोग फ़ोन पे धमकियां दे रहे हैं। तो ये डिविजन्स तो हमें यूएसए में दिख रही हैं, लेकिन ट्रम्प ईरान की बात कर रहा है। ये ट्रम्प भी ये बात कर रहा है और ट्रम्प के चहीते भी ये सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि ईरान में फ़लाँ बंदा मोसाद के साथ है, ईरान का फ़लाँ बंदा मोसाद के साथ है, यूँ है फ़लाँ। ये सारे ये लोग कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि जो आपने जिस तरफ इशारा किया है कि डिवीज़न तो अमेरिका में हो रही है। अमेरिका की मिलिट्री और सिविल क़यादत के अंदर एक दरार आ गई है। मिलिट्री क़यादत जंग से निकलना चाहती है, लेकिन ट्रम्प की जो क़यादत है, जो ट्रम्प इंतज़ामिया है, वो चाहती है कि जंग जारी रहे, क्योंकि ट्रम्प की अपनी वो दाव पे लग गई है इस वक्त। ट्रम्प अपने आप को फातेह बनाना चाहता है, फेस सेविंग लेना चाहता है। वो फेस सेविंग उसे नहीं मिल रही। अब मिलिट्री क़यादत कहती है कि हम नहीं करेंगे, वो नहीं। उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा। लेकिन ईरान के खिलाफ इस तरह के हमें अल्फाज नजर आए, जो गालिबन आपने भी देखे होंगे, कि जैसे वो सबोटाज कर रहा है अमन। पहली बात यह है कि ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, ये असल में हकीकी जर्नलिस्ट नहीं है। जर्नलिस्ट तो वो होता है जिसे बैनुल अक़वामी सियासत की नो हाउ पता होती है, जो ऑब्जेक्टिविटी देखे, जिसे इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल नॉर्म्स उसे पता होती हैं। ये तो वो लोग हैं, एक सोशल मीडिया पे तबका है जो एक मखसूस गिरोह है, जो ना सिर्फ ईरान के खिलाफ बल्कि ये जो मनफी प्रोपेगेंडा जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुमैल और द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव पे आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के बीच में मुज़ाकरात का अमल जारी है और पाकिस्तान इसमें साथी का किरदार अदा कर रहा है। आखिर वक्त में जबकि सेकंड राउंड होने वाले थे, तो अमेरिका की तरफ से एक इकदाम होता है कि जिसमें वो नेवल ब्लॉकेड लगा देता है। उस नेवल ब्लॉकेड लगाने के नतीजे में ईरान फिर अपनी मुज़ाकराती टीम दोबारा पाकिस्तान नहीं भेजता, ये कह के कि अमेरिका अपने उस पर पूरा उतर नहीं रहा। इन मौज़ूआत पे और दीगर मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी और मिडल ईस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर साबिर अबू मरियम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, एन मौके पर जब मुज़ाकरात होने वाले थे सेकंड राउंड, तो ट्रम्प ने वो नेवल ब्लॉकेड सामने लगा दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर। तो आखिर क्या वजह है कि ये इसको फिर से किसी ने ट्रम्प को दोबारा कोई थ्रेटन किया या इसका अपना एक पागलपन है? ये ट्रम्प का नाम सुन के मुझे एक पहले तो एक लतीफ़ा याद आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो आपको सुनाऊँ कि अभी एक ट्रक ड्राइवर की वीडियो मैंने देखी है कि जो बता रहा था इस्लामाबाद के रास्ते जो बंद आपने भी जिक्र किया उस पर, तो वो ये कह रहा था कि सुना है कोई ड्रम आ रहा है। और उसने कहा बीबीसी की कोई वीडियो थी? हाँ, वीडियो है, वो मैंने देखी है। और वो कहता है कि सुना है कि कोई ड्रम आ रहा है, ये ड्रम पता नहीं कब आएगा ताकि इस्लामाबाद खुल जाए। तो ये जो ड्रम है, हम भी इसे ड्रम ही कहते हैं ट्रम्प को। तो ये ट्रम्प शुरू से धोखेबाज है, ये कातिल है। हम बारहा इस पे बात कर चुके हैं कि इसने जो बमबारी की है ईरान पर शुरू से अब तक, वो मुज़ाकरात के दौरान की है। ओमान में मुज़ाकरात का दौर चल रहा था और कई दौर हो चुके थे और पेशरफ्त हो रही थी। अमरीकी सफारतकार, ईरानी सफारतकार किसी मुआहदे पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये ट्रम्प है कि जिसने आकर ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। और अभी भी जो आपने भी जिक्र किया है कि इस्लामाबाद के मुज़ाकरात जो 21 घंटे जारी रहे, वो इसलिए ज़ाया हो गए क्योंकि जेडी वैंस एक तो इख्तियारात के बगैर आए थे। उनके पास कोई पावर नहीं थी कि वो कोई बोल्ड वहाँ पे इकदाम ले लेते, हाँ भाई ठीक है डन है। वो नहीं कर सकते थे, उनको ट्रम्प की मंजूरी लेनी थी और ट्रम्प को बेचारे को नेतन्याहू की मंजूरी लेनी थी। उसकी कॉल भी आई थी वैसे? जी बिल्कुल।
तो वो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों मिलकर खित्ते के अमन को तबाह कर रहे हैं। और जहाँ तक ब्लॉकेड है, वो जाहिर है कि अब देखें, अमेरिका जब जंग में शिकस्त खा गया ना, अगर जंग में अमेरिका को शिकस्त ना होती तो क्या आपको या किसी को लगता है कि ये आके कहते हैं कि ठीक है भाई पाकिस्तान में मुज़ाकरात करते हैं? कभी ये नहीं, कभी भी ना करते। हामिद मीर साहब ने बहुत अच्छा इसमें जो एनालिसिस किया है, आपने देखा है कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ईरान कामयाब हुआ है, ईरान की मुज़ाहमत कामयाबी की तरफ गामजन है, इस वजह से पाकिस्तान को सालिसी का किरदार मिला है। उन्होंने इस पाकिस्तान की सालिसी का क्रेडिट भी ईरान को दिया है, क्योंकि ये एक हकीकी तबसरा है। क्योंकि अगर वो ना जीत रहे होते तो फिर कौन सालिस बनता? कोई भी ना बनता। अमेरिका किसी को कबूल ना करता। देखें, पाकिस्तान तो कोशिश करता है कि अपने भाई ईरान को बचाए, लेकिन अमेरिका कब तस्लीम करता है? जब कहता है कि हम तो जीत रहे हैं। तो पहली बात यह है कि जंग तो वो हार गए थे मैदान में। अब उस मैदान की जो हारी हुई जंग है, उसे वो मुज़ाकरात की टेबल पे जीतना चाहते थे, जो 21 घंटे में जीतना चाहते थे, वो भी नहीं जीत पाए। अब उन्होंने क्या किया कि बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया। ईरान के जो तिजारती जहाज़ हैं, जो शिप्स हैं, जो ऑयल टैंकर हैं, उन्हें रोका जा रहा है। उन्हें आबना और मुझसे आगे निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उनके साथ बदमाशी की जा रही है। लेकिन इतलात ये हैं कि ये भी सारी फेल हो गया है। अभी जो इतलात हैं कि 34 ऑयल टैंकर शिप्स ईरान ने इस नाकाबंदी के बावजूद भी क्रॉस कर ली हैं और इंटरनेशनल सी में भेज दिए हैं। अब वो जा रहे हैं अपनी मंजिलों की तरफ हैं, और कई टैंकर्स आए भी हैं। ये 34 ऐसे हैं जो गए और आए हैं, दोनों मिलाकर हैं। और ये ऑथेंटिक ज़राए से ये खबर, जो ईरानी ज़राए हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले ईरानी नेवल फोर्सेस ने अपनी कश्तियों की निगरानी में 2 शिप्स को निकाला है। एक इसराइली बड़े शिप को कब्जे में भी ले रखा है, क्योंकि इनका भी एक शिप अमेरिका के वो कब्जे में है, तो इन्होंने भी एक शिप ले लिया है। तो अब जंग का जो मोड है वो इस तरफ चल रहा है। और ईरान को पहली पेमेंट भी पहुंच चुकी है। बिल्कुल, ये भी पहुंच चुकी है पहली पेमेंट। और मैं ये कहना चाह रहा था कि अब जो जंग का जो मोड है वो भी थोड़ा तब्दील हो गया है। मिसाइल और ये जंगी जहाज, इकोनॉमिकल ये थोड़ा सारे हमें अब होता ये नजर आ रहा है। इकोनॉमिकल पे आ गई है, बिल्कुल। और ये अभी समंदर में लड़ी जाएगी जंग। समंदर में अब ये समुद्री जंग है और ट्रेड की जंग है। जो जितने जहाज रोक सकता है वो रोक लेगा। अगर अमेरिका रोकेगा तो ईरान भी रोकेगा। ईरान के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और अगर वो अमेरिका चाहेगा कि ईरान की कोई बंदरगाह जो है वो खटारा हो जाए या वो खंडर हो जाए, तो फिर खित्ते की और बहुत सारी बंदरगाहें भी डायरेक्ट वहाँ निशाने पे, पे बिल्कुल, वहाँ अमरीकियों का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, तो अमरीकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। तो ये खुलासा है इसका। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही तज्ज़िया किया आपने। इसी अवाइल में ईरान ने रजामंदी जाहिर नहीं की, तो कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार जो हैं, उन्होंने एकदम बैशिंग करना शुरू कर दी ईरान के ख़िलाफ़, के जैसे ईरान सबोटाज कर रहा है, ईरान अमन नहीं चाहता। हालांकि वो उनको नज़र नहीं आता कि जो एक सिटिंग प्रेसिडेंट है, जो मक्कार है, अपनी उसकी आदतें सबको पता है, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा। लेकिन ईरान के ख़िलाफ़ इस तरह के हमें अल्फाज नज़र आए, गालिबन आपने भी देखे होंगे, कि जैसे वो सबोटाज कर रहा है अमन को। पहली बात यह है कि ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, ये असल में हकीकी जर्नलिस्ट नहीं है। जर्नलिस्ट तो वो होता है जिसे बैनुल अक़वामी सियासत की नो हाउ पता होती जो है, ऑब्जेक्टिविटी देखे, जिसे इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल नॉर्म्स उसे पता होती हैं। ये तो वो लोग हैं, एक सोशल मीडिया पे तबका है, जो एक मखसूस गिरोह है, जो ना सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़, बल्कि ये जो मनफी प्रोपेगेंडा जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं। यानी ये इनका मकसद क्या है? देखें, एक तरफ ये ईरान के बारे में जो बातें आप बता रहे हैं कि ये कर रहे हैं कि ईरान सबूटाज कर रहा है, ये है, फलाना है, फलाना है, यानी ईरान पे ब्लेम डाल रहे हैं कि ईरान पाकिस्तान की बात नहीं मान रहा, फलानी। ये बात कहना कि पाकिस्तान की बात नहीं मान रहा, ये इनकी जहालत को वादे करता है कि पाकिस्तान एक सालिस है। पाकिस्तान कोई ऑर्डर देने वाली अथॉरिटी नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका को ऑर्डर दे दे, पाकिस्तान ईरान को ऑर्डर दे दे कि आओ भाई दोनों बैठ जाओ। क्यों आएंगे? आर्बिट्रेटर इंटरनेशनल कवानीन के अंदर उसकी कुछ कयूद हैं, उसकी कुछ हदूदबंदियां हैं जो इंटरनेशनल लॉ हमें बताते हैं। उसमें आर्बिट्रेटर सुलह सफाई कराता है, अपनी प्लेस देता है, बैठता है, मामलात को मेडिएट करता है, वो ऑर्डर नहीं करता किसी को। तो ये जो इस तरह के बदबख्त सोशल मीडिया पे हैं, ये ना सिर्फ ईरान बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी वो दुश्मनी कर रहे हैं। एक मसला ये है कि जहाँ इनको बुनियादी मालूमात नहीं है, वहाँ ये साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो दुश्मन के उस हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को दरार डालना चाहते हैं। ये दरार कैसे डलेगी? देखिए, एक तरफ ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कि ईरान ये कर रहा है, ईरान ये कर रहा है, अब ईरान गया, अब ईरान ये हो गया, ईरान को सरेंडर कर। ये मायूस लोग हैं, ये बेकार किस्म के लोग हैं। इनकी मेरे ख्याल है घरों में भी शायद कोई ना सुनता हो जो ये सोशल मीडिया पे इस तरह ट्वीट्स कर रहे हैं। तो
ईरान तो सरेंडर होने वाला नहीं है। इनको ये भी नहीं पता, तारीख थोड़ी सी पता होती तो ये ऐसी मायूस कुन बातें ना करते कि 47 साल से ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, इसराइल से लड़ रहा है, आलमी पूरी दुनिया की 3200 से ज़्यादा ईरान पे पाबंदियां हैं। ईरान ने उस वक्त सरेंडर नहीं किया। अब ईरान कब सरेंडर करेगा? जब एक जीती हुई पोजीशन में है, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान के खिलाफ भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक साइड ये है जो ईरान के खिलाफ कर रही है, दूसरी साइड कह रही है, क्या कह रही है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर डबल गेम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं। ये देखे ना, ये दोनों बातें मैच हो रही हैं। ये एक ही ग्रुप है, ये उधर से यूं छेड़ रहा है, इधर से यूं छेड़ रहा है। अच्छा भाई, क्या डबल गेम कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर? ये तो पता चल जाए, ये भी नहीं पता चल रहा। तो एक जी वीडियो चला दी है कोई ईरानी चैनल की, वो बातें कुछ और कर रहा है फारसी में बंदा। अच्छा। और ये कह रहे हैं कि जनाब, ये कह रहा है जी जनरल नहीं, आसिम वो मुनीर डबल गेम कर रहे हैं। मुंबई में जो कॉन्सुलेट है उस पे इशारा करके उन्होंने कहा है कि भाई नहीं, ट्रांसलेट में कुछ उल्टा। वो जो बंदा, जो सहाफ़ी है, जो इन्होंने वीडियो लगाई है, वो हमारा दोस्त है, मैं उसको जानता हूँ। वो उसने ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा। नंबर एक। नंबर दो, अब आइए आगे चलिए, जो इंडियन है, अब देखें उनकी जड़ पे आ जाए। ये तो बेचारे एजेंट है ना, जो पाकिस्तान में कर रहे हैं, ये तो एजेंट है, ये मजदूर है, इनको कहा जाता है ये मजदूर है, पैसे लेके काम करते हैं। अब आ जाएं आप इंडिया। हिंदुस्तान का एक प्रोग्राम चलता है, आपने भी देखा है, डिबेट विद अर्नाब गोस्वामी। उसका जो 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 होस्ट है, जो एंकर है, उसने हमारे दोस्त डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ये मरंदी साहब को उसने लिया। और मरंदी साहब, आपको पता है कि मुज़ाकराती टीम में भी पाकिस्तान आए थे और वो बड़े मायनाज तजियाकार हैं। उनको उसने अपने प्रोग्राम में लिया हुआ था और उनसे उसने एक सवाल किया, घेरने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। उसने कहा कि ये मतलब यही बात की, यानी वो इशारतन, अगर मैं उसको कहूँ कि उन्होंने, जो गोस्वामी ने कहा कि क्या फील्ड मार्शल डबल गेम कर रहे हैं। तो इस पे अब डॉक्टर मरंदी का जवाब सुनिए। डॉक्टर मरंदी ने कहा कि आप अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसे सवाल ना करें। हमें जनरल आसिम मुनीर पर पूरा एतमाद है, उनकी जो कोशिशें हैं वो पॉजिटिव हैं, अमेरिका उनकी बात संजीदगी से सुनता है। यानी उन्होंने कहा कि ट्रंप उनकी बात संजीदगी से सुनता है और हमें उन पर एतमाद है, जबकि हमें ट्रंप पर एतमाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा मसला जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं है, जनरल आसिम मुनीर की एफर्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं, आप अपने चैनल की रेटिंग के चक्कर में ये बातें ना करें। तो ये सारे, अब देखें ये एजेंडा कहाँ से चला? हिंदुस्तान से। ये जो सो कॉल्ड साफ़ी हैं, कुछ मौलवी भी हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे मौलवी भी उसमें लगे हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो तासुब की बुनियाद पे और पता नहीं किस बुनियाद पे वो लगे हुए, बड़े नामवर लोग हैं, अपने आप को बड़ा नामवर कहते हैं और अपना बड़ा बैकग्राउंड बताते हैं, दानिश्वर कहलवाते हैं, खुद को स्कॉलर कहलवाते हैं। तो वो ये बातें लिख रहे हैं वहाँ पर। तो इसका खुलासा ये आप गोस्वामी की इस प्रोग्राम में देख लीजिए कि जिसने, डॉक्टर मरंदी ने इनका सारा जो इनकी मुहिम थी उसका तिया पांचा कर दिया। डॉक्टर साहब, जितनी आप साफ़ियों का कह रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर वो हैं जो मुल्क से भाग चुके हैं, जो बैरून मुल्क हैं। जब उनके पास कोई काउंटर नैरेटिव नहीं होता, बुशरा शेख हैं यूके की, पाकिस्तानी निजात यूके की जर्नलिस्ट हैं, तो अभी ईरान गई हुई हैं, तो दिखा रही हैं कि भाई यहाँ पे हिजाब पे भी पाबंदी नहीं है, दुकानें वैसी खुली। तो एक पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए वो कुछ दिन से ईरान में है। तो उनके वीडियो पे हमारे ही जर्नलिस्ट पुरानी बातें, जैसे कि मासा अमीनी का केस है, उनको सामने लाके मतलब काउंटर नैरेटिव के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये लगता नहीं है कि कहीं से इनको फीडिंग हो रही है या फिर किसी एजेंडा के तहत ये लोग कर रहे हैं? 100% ये बात दुरुस्त है कि जो नैरेटिव की डेफिनेशन है वो यही है कि नैरेटिव एक ऐसी जगह से बनाया जाता है कि जिसका आगे इस्तेमाल करने वाले को भी नहीं पता होता। तो ये तो बेचारे, मैंने पहले भी कहा कि ये लेबर्स हैं, इनका काम है दिहाड़ी लेनी है। इनको दिहाड़ी से मतलब है, क्या हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, हो रहा है किसके खिलाफ, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी दिहाड़ी, यानी दिहाड़ी से मुराद इनके डॉलर्स हैं, वो इनको पूरे करने हैं कि भाई लेने हैं। और मुझे तो कुछ बाखबर ज़राए ने यहाँ तक बताया है कि यहाँ जो अमरीकी सफारत खाने हैं पाकिस्तान में, ये इस तरह के काम करने वाले लोगों को 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार डॉलर पर मंथ पे करते हैं। अच्छा। आप सोचिए कि कितनी बड़ी रकम ये पे करते हैं। वो पाकिस्तानी के हिसाब से तो अच्छी खासी आप सोचिए, तो ये क्यों नहीं करेंगे ये लोग? ये हक पे आंखें एक ट्वीट ही तो करनी है, क्या है? ये हक पे आंखें क्यों नहीं बंद करेंगे? ये यही करेंगे। तो इनसे कोई बैद नहीं। वो बुशरा शेख जो अच्छा काम कर रही हैं, अब जो मोतदिल आदमी होगा वो अच्छे काम को अच्छा कहेगा, और जो बाइस्ड आदमी होगा वो यही काम करेगा। जिसके डॉलर सीधे हो रहे हैं, दिहाड़ी टूट रही है, तो वो दिहाड़ी बचाएगा अपनी। तो ये दिहाड़ी वाले लोग हैं, इनके ऊपर ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमें फोकस नहीं करना चाहिए। इनको, ये खुद अपनी मौत आप मर रहे हैं। बिल्कुल। अभी आप देख लें कि आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये खबरें आ गई हैं कि अब्बास अरागची साहब ने
फील्ड मार्शल साहब से भी बात की है, इसाकदार साहब के साथ भी बात की है, और भी हमारे जिम्मेदारों के उनका साथ। आने का भी मुतवक्के है। और ये भी खबरें चल रही हैं कि जब अब ये आज जो रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, तो आज रात को सुना है कि शायद वो पहुंच जाए और कल वो अमरीकी वफ्द भी आ जाए। तो ये देखें ना, ये सारी चीज़ें वो हैं जिसने इस सारे प्रोपेगंडे को दम तोड़ दिया है। तो ये झूठ पर मबनी है। महसा अमीनी का भी केस क्या था? महसा अमीनी एक झूठा केस था। कितनी ऐसी महसा अमीनी अमेरिका में मारी जाती हैं। क्यों नहीं आप उठाते? इतने बच्चे आपने मार दिए, 168 बच्चे। क्या ये बच्चियां नहीं थी? ये महसा अमीनी से, ये क्या महसा अमीनी सबसे वो जो है वो ज़्यादा अहमियत रखती थी? 168 बच्चे जो मिनाब के स्कूल में मार दिए, इसके ऊपर क्यों किसी ने बात नहीं की? क्योंकि आपको डॉलर नहीं मिल रहे। महसा अमीनी पे डॉलर मिल रहे थे, आपने बात की। उस पर पोस्ट शेयर नहीं की गई। मैं वही बता रहा हूँ ना कि किसी अरब इस्लामी हुकूमत ने तो मजम्मत नहीं की इस बात की, और इन जैसे लोगों ने तो कोई एक पोस्ट तक नहीं की कि भाई ये जुल्म हुआ है। तो ये तो इनका बायस रवैया है, ये दोहरा में आ रहा है। ट्रम्प ने अपने ट्विट सोशल में एक पोस्ट की थी कि जिसमें उसने कहा कि ईरान में तो लीडरशिप का फुकदान है और किसको नहीं पता क्या डिसीजन लेना है। और उसी के जवाब में अब्बास अराक्ची, प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान और डॉक्टर बाकिर गालिबफ, इन्होंने ट्वीट भी की कि हम लोग मुश्तबा खामनेई ही हमारे रहबर हैं, उन्हीं के कहने पर हम चलते हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं, दूसरी तरफ हम अमेरिका का देखें, कुछ एक साल के अंदर 14 जनरल्स फारिग होते हैं। अभी रिसेंटली उनका नेवल चीफ, जो कि नेवल ट्री जो थे व्हाइट हाउस, टिम फैलन, वो ट्रम्प के दोस्त भी थे, उनको हटा दिया गया सिर्फ इस बात से कि पीट हेगसेट से उनकी कोई मुंह मारी हुई लड़ाई हुई। तो ये डिविजन्स तो हमें यूएसए में दिख रही हैं, लेकिन ट्रम्प ईरान की बात कर रहा है। ये ट्रम्प भी ये बात कर रहा है, और ट्रम्प के चहीते भी ये सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि ईरान में फलां बंदा मुसाद के साथ है, ईरान का फलां बंदा मुसाद के साथ है, यूं है फलां। ये सारे ये लोग कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि जो आपने जिस तरफ इशारा किया है कि डिवीजन तो अमेरिका में हो रही है। अमेरिका की मिलिट्री और सिविल क़यादत के अंदर एक दरार आ गई है। मिलिट्री क़यादत इस जंग से निकलना चाहती है, लेकिन ट्रंप की जो क़यादत है, जो ट्रंप इंतज़ामिया है, वो चाहती है कि जंग जारी रहे, क्योंकि ट्रंप की अपनी वो दाव पे लग गई है इस वक्त। ट्रंप अपने आप को फातेह बनाना चाहता है, फेस सेविंग लेना चाहता है। वो फेस सेविंग उसे नहीं मिल रही। अब मिलिट्री क़यादत कहती है कि हम नहीं करेंगे। वो नेवल सेक्रेटरी का भी झगड़ा इसीलिए हुआ कि उसने कहा कि आप हमारी नेवल फोर्सेस को भेजे जा रहे हैं, उनके लिए ये मसाइद खड़े हो रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो ये इसी बात पे झगड़ा हुआ ना, ये वॉर को लेके झगड़ा हुआ। अब जब वॉर को झगड़ा हुआ तो उसे हटा दिया गया, उसे फारिग कर दिया, वो चला गया। उससे पहले अभी मैंने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, मेरे ट्विटर अकाउंट पे लोग देख सकते हैं कि 5 और जर्नल हैं। चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ है, चीफ ऑफ स्टाफ है, वो भी इस्तीफा दे के बैठे हुए, वो भी छोड़ चुके हैं। जनरल रैंडी है, दूसरा जो है ना क्या कहते हैं, 4-5 जर्नल और हैं, वो सारे इस्तीफा दे के बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए कि भाई जो है ना ये इख्तलाफ है। अब इस इख्तलाफ को छुपाने के लिए क्या किया जा रहा है? अमेरिका कह रहा है कि ईरान में इख्तलाफ है। ईरान की फौजी क़यादत, सिविल क़यादत एक पेज पे नहीं है। सिविल क़यादत ये वही पुरानी बातें कि हमने इतने जहाज तबाह कर दिए। हकीकत में तो उनकी अपनी क़यादत जो है ना टूट गई है। जो अपना इख्तलाफ है, ट्रम्प एक आइसोलेशन का शिकार भी मैं बताता हूँ। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात को छुपाने के लिए वो क्या कह रहे हैं, इधर इख्तलाफात है। और यही पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे हो रहा है कि फ़लाँ जर्नल जो है ईरान का मुसाद के साथ है, फ़लाँ बंदा इसके साथ है। भाई आप अपना काम करो, आपको पता ही नहीं है। आपको सियासत की, जो आलमी सियासत है उसकी अलिफ भी नहीं पता कि उधर अमेरिका में क्या हो रहा है, आपको ये तक तो पता नहीं है। आप वो अमेरिकी सदर, क्योंकि गोरी चमड़ी है, गोरी चमड़ी ने कह दिया तो आप उसके पीछे चल पड़े। वही वो डॉलरों वाला मसला। यहाँ तो ऐसा भी है ना कि बात किसी और की कर रहे हैं और किसी और जर्नल की तस्वीर लगा के। ऐसे ही बिल्कुल, इनको पता ही कुछ नहीं है बेचारों को। फिर ये कि आपकी बात सही है, ट्रंप आइसोलेशन से भी नीचे चला गया। यूरोप साथ छोड़ गया उसका। जितने उसके इत्तेहादी हैं उस पर लान तान कर रहे हैं। पाकिस्तान में अवाम का ये गम गुस्सा है कि जब ये खबरें चली कि ये ड्रामा आ रहा है पाकिस्तान, तो उस वक्त लोगों ने कहा कि हम इसे वेलकम नहीं करने देंगे पाकिस्तान में। आज से इसको ड्रम बोलेंगे। हाँ, हम तो ड्रम, ये ट्रम्प एक ही बात है। वो अब जाहिर है कि पाकिस्तान, देखिए हम तो पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर को इज्जत देंगे। वो हमारा पाकिस्तानी भाई है। उसने जिस मोहब्बत, पाकिस्तान जैसे पाक मुल्क में एक नापाक नहीं के कदम आने चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तानी अवाम नाराज है। वो कह रहे हैं कि ये कातिल है, ये एक फिरौन है, ये जालिम है, ये बच्चों का कातिल है, आयतुल्लाह खामनाई साहब का कातिल है, ये हसन नसरुल्लाह साहब का कातिल है, ये इस्माइल हानिया का कातिल है, या सिनवार का कातिल है। तो इस कातिल को हम यहाँ पर, पाकिस्तान की सरजमीन इसको वेलकम नहीं करेगी। ये नजिस है, पलीद है ये ट्रंप। तो ये गुस्सा पाकिस्तान में भी पाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पाया जा रहा है। ये दुनिया भर में है। दुनिया भर के अवाम उसको छोड़ लें,
हुक्मरान उसे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आइसोलेशन से भी नीचे चला गया। इसको सुनने में आ रहा है कि जो आर्म फोर्सेस की जो मीटिंग होती है उससे भी निकाल दिया गया। बिल्कुल, ये इख्तलाफात है ना, मैंने यही तो अर्ज किया कि मिलिट्री क़यादत और सिविल क़यादत के इख्तलाफात हैं। वो नहीं चाहते कि ये उनकी मीटिंग में बैठे, क्योंकि ये वहाँ बातें सुनेगा, ये जाके कुछ ना कुछ ये बक देगा और मामलात ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि जंग से निकलें, ये चाहता है कि उनको जंग में धकेले। अमेरिका की परेशानियां ईरान से ज़्यादा वो बढ़ गई हैं इस वक्त। अमरीकी अवाम महंगाई के बोझ तले वो दब गए हैं। ईरान के अवाम के पास तो नज़रिया है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक दफ़ा कहा था वो दुनिया को कि हम पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बना लेंगे। तो ईरान वाले तो घास ना भी मिले तो भी वो कहेंगे कि हम जो है ना वो खड़े हुए हैं। ये वाला फ़र्क है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या अमरीकी घास खा लेंगे? अमरीकी नहीं खाएंगे, महंगाई बढ़ गई, मुसीबत आ जाएगी उनके लिए। तो पेंटागन ने व्हाइट हाउस को बताया है कि जितने भी समुद्री माइंस हैं तो उनको हटाने के लिए तकरीबन कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। अब ये उन्होंने एस्टिमेट दिया है। और मिसाल के तौर पर आज अगर ये पीस अगर हो जाता है और अब वो शुरू करते हैं तो मतलब 6 महीने तक दुनिया स्टिल रहेगी, अपना हार्मोज बंद रहेगी। ये बात इसलिए की है, पेंटागन ने बताई है व्हाइट हाउस को कि देखें, उन्होंने कहा है कि तुम जिस जंग में उतरे हुए हो ये जंग 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, लिहाजा पीछे हट जाओ। क्योंकि 6 महीने तक अमरीकी नेवल फोर्सेस वहाँ जाके माइंस नहीं हटा सकती, ईरान अलाउ नहीं करेगा। ईरान तो पहले ही कह रहा है कि खित्ते से अमरीकी फ़ौजें निकालो। तो ये माइन निकालने अगर अपनाए हुर्मुज़ में जाएंगे तो क्या ईरान इनको बख्शेगा? ईरान तो कभी कबूल नहीं करेगा। तो वो पेंटागन का इशारा ये है कि ये जंग तवील मुद्दती हो सकती है। अगर ये काम आपने किया तो फिर इसके बड़े नुकसान होंगे। यानी एक तरीके से उनको, ट्रंप को उन्होंने काउंटर किया है कि जो तुम करने जा रहे हो इससे पीछे हो जाओ। तो ये अगर तवील हो गई ये मामलात तो हम तो 6 महीने तक हम इसको नहीं कर सकते। यानी उन्होंने एक तरीके से ये मैसेज दिया है कि हम 6 महीने तक वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, हम फंस जाएंगे। और ये हकीकत है। जो ईरान अमेरिका का खित्ते से निकलने का मुतालबा कर रहा है वो क्या इनको बर्दाश्त करेगा? फिर मैं कह रहा हूँ ये बात कि वो अपना हुर्मुज़ में 6 महीने आके माइंस निकालते रहे, वो नहीं कर सकता ये। तो ये करने भी नहीं देगा, करने भी नहीं देगा। और ये अमरीकी फ़ौज का ट्रंप इंतज़ामिया को एक क्लियर मैसेज है कि हम इस झगड़े में आने वाले नहीं हैं। डॉक्टर साबिर साहब, लेबनान में सीज़ फायर अभी होल्ड हुई हुई है। इज़राइल जो है फिर से अपने हथकंडों पे उतर आया है और अभी तक वो वहाँ के शहरियों को शहीद कर रहा है, बमबारी का निशाना बना रहा है। इसके ज़द में कल एक अल अखबार की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट अमल खलील जो ज़ख्मों के ताब ना लाते हुए शहीद हो गई। पहले उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, कुछ करके जब वो बची तो किसी घर में उन्होंने पनाह ली, तो उस घर को मिसाइल ड्रोन से निशाना बनाया गया। फिर पैरामेडिक आना चाह रहा था उनको बचाने के लिए, तो उन रेस्क्यूअर्स को अंदर आने नहीं दिया और मलबे तले उन्होंने शहादत जाम नोश किया। तो इस जारियत के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जो गासिब इसराइल है वो शुरू से ही वादा खिलाफ़ी करता है। 1948 में जब से ये नाजायज़ वजूद बना है फ़लस्तीन की सरज़मीन पर, उस वक्त से लेकर अब तक मुसलसल इसने अक़वाम मुत्तहिदा की, सलामती कौंसिल की, जनेवा कन्वेंशन की तमाम करारदादों को पामाल किया है, तमाम रूल्स रेगुलेशन को वायलेट किया है। लिहाजा अब भी वो वही कर रहा है। चाहे आप सीज़ फायर वो गज़ा में कर लें, चाहे लबनान में कर लें, उन्होंने सीज़ फायर नहीं करना है। गज़ा में भी रोज़ाना की बुनियाद पे लोग मारे जा रहे हैं, लबनान के अंदर भी। हालांकि अभी आर्जी 10 दिन की जंगबंदी के बावजूद आज कौन सा जवाज़ था कि उसने जाकर जनूबी लबनान के इस गाँव में जाके हमला किया और एक खातून के ऊपर हमला किया। उसके साथ उसकी फ़ोटोग्राफ़र भी थी जो ज़ख्मी है इस वक्त, उन्होंने बयान दिया था। बिल्कुल। तो अच्छा, अब इनको क्यों किया जा रहा है सहाफ़ियों को? ये सहाफ़ी अब तक आप देखें 7 अक्टूबर से लेकर कुछ 400 सहाफ़ी अब तक फ़लस्तीन और लुबनान में इन्होंने टारगेट करके कत्ल किया। सिर्फ इस जंग में इजराइल ने 9 सहाफ़ी लबनान के शहीद। लबनान में अभी ये तो पिछले दिनों में सिर्फ 9-10 होंगे। मैं तो टोटल आपको अक्टूबर 23 से लेकर अब तक बता रहा हूँ कि 400-450 सहाफ़ी हैं जो लबनान और फ़लस्तीन के हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी थी फातिमा ख़तून, जिन्हें इन्होंने कत्ल किया था, जनूबी लबनान में टारगेट करके शहीद किया था। अभी फिर यही किया इन्होंने। तो ये सहाफ़ियों से इसलिए डरते हैं कि देखें, सहाफ़ी ये हैं वो असल सहाफ़ी जो मैदान में खड़े होकर हक बयान कर रहे हैं। ये वो वाले सहाफ़ी नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले सहाफ़त के स्टूडेंट्स के लिए भी है कि रोल मॉडल ये होने चाहिए। ये रोल मॉडल है। ये इन्होंने जंग के मैदान में फ्रंट लाइन पर रिपोर्टिंग की है, हक को हक कहा है, बातिल को बातिल कहा है। इसराइल को इनसे क्या मसला था? इसराइल ने इनको धमकियां दी थी
इनको मैंने इनकी वीडियो देखी है, ट्विटर पे मेरे है। इन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू दिया था कुछ दिन पहले, इन्होंने बताया था खुद कि मुझे मोसाद के लोग फ़ोन पे धमकियां दे रहे हैं, इसराइली फ़ौज धमकियां दे रही है, वो मैसेज भी सर्कुलेट हो रहे थे और वो कह रही हैं कि भाई आप ये रिपोर्टिंग से पीछे उठ जाओ, यहाँ से निकल जाओ जनूबी लेबनान से। तो उसने कहा मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ, मैं लोगों तक हकाइक पहुँचा रही हूँ, मैं क्यों निकल जाऊँ। देखिए ये कलम की ताकत है, इससे भी इसराइल डरता है। ये हमें ये सबक देती है ये बात कि हम में से जो भी अपने कलम से भी फ़लस्तीनियों का, लबनानियों का इनका साथ दे सकता है, उसे मजलूमियत का साथ देना चाहिए। कि कलम की ताकत को हल्का नहीं समझना चाहिए। ये कलम की ताकत है जो इतनी ताकतवर है जिससे इसराइल डरता है कि उसने एक सहाफ़ी के कलम की ताकत के सामने, ये उसकी बेबसी है कि उसने ये इतने बड़े मिसाइल मार के उन्हें शहीद कर दिया। ठीक है, तो हम जो हमारी हमदर्दियाँ हैं बतौर पाकिस्तानी, वो तमाम सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं जो फ़लस्तीन में हैं, लुबनान में हैं, ईरान में है, जो भी इस जंग के दौरान शहीद हो रहे हैं, उनके घर वालों के साथ हमारी मोहब्बत, हमदर्दियाँ, यकजहती है, हमारी दुआएं हैं। और पैगाम यही है कि जो भी सहाफ़ी हैं वो इन असल सहाफ़ियों का रूप धारें और देखें हक़ और सदाकत की आवाज़ को मिसाइलों से, गोला बारूद से, टैंकों से और इन सारी चीज़ों से दबाया नहीं जा सकता। ये हक़ की आवाज़ है। आज अमल खलील को इन्होंने शहीद किया है, लेकिन हक़ की आवाज़ शहीद नहीं हुई है। हक़ की आवाज़ किसी और शक्ल में उभरेगी, किसी और शक्ल में उभरेगी, मुज़ाहिमत और तेज़ होती ये तेज़ होती रहेगी, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में नासा के कुछ साइंटिस्ट हैं जिनको इल्ज़ाम है कि मोसाद ने गालिबन उनको अगवा किया और उनका कत्ल किया। ऐसे हालात में ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ही के पीछे क्यों पड़े हैं, वो भी अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के साइंटिस्ट? देखिए ये जो मोसाद है, इसराइल की खुफिया एजेंसी, ये बहुत ही बदनाम ज़माना एजेंसी है। इनका काम ही यही है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करना। ये अमेरिका को सबक सीखना चाहिए कि ये जो उनके लिए अमेरिका को कुर्बान कर रहे हैं, यानी अमेरिकी सदर ट्रंप इसराइल के लिए अमेरिका को कुर्बान कर रहे हैं। अब इनको सोचना चाहिए कि ये अमेरिकी थिंक टैंक्स को, अमेरिकी सरमाया, अमेरिकी फ़िक्र को इसराइल बर्बाद कर रहा है। यानी ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ये जो सारे जो फ़िक्र करने वाले लोग थे, क्या ये इसराइल के लिए ख़तरा थे? ये ख़तरा नहीं थे, फिर भी इनको वो मोसाद ने उनके साथ ये किया है। और वो मुबैना तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया में यही फ़िज़ा है कि ये कार्रवाई मोसाद की है। खुद अमेरिका के अंदर ये तहकीकात चल रही हैं, वहाँ पे भी ये डिबेट हो रही है कि ये मोसाद का काम है। यानी मोसाद इतनी अंदर घुसी हुई है। बिल्कुल, इसराइल पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ करता रहा। आपको याद होगा कि इन्होंने अमेरिका का एक जो है वो शिप भी इन्होंने हिट किया था इसराइल ने 1968। बिल्कुल, तो ये तो इसराइल का हमेशा से काम है, वो भी इसीलिए किया था इन्होंने क्योंकि ये वो मोसाद की कार्रवाई थी। अभी फिर ये मोसाद, अच्छा मोसाद ये काम करती रहती है, ये सिर्फ इस मुल्क में नहीं कर रही अमेरिका में, ये और जगहों पे भी कर रही है। यहाँ पर जब कऊटा का मसला हुआ था तो उसमें भी ये मोसाद शामिल थी, इंडिया के थ्रू जो बिल्कुल इंडिया के थ्रू हुआ था। ये सारा ये मोसाद का काम है। वो नहीं चाहते कि उनके अलावा किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई एनर्जी हो, कोई पेशरफ्त हो। तो वो यहाँ से ये बात हमें समझ आती है कि जो ज़ायनिस्ट, जो सहूनी इलेजिटिमेट रिजीम है, जो नाजायज़ रियासत है, वो इंसानियत की दुश्मन है। वो हर अमरीकी शहरी की दुश्मन है, वो यूरोपियंस की दुश्मन है, अफ्रीकियों की दुश्मन है, एशियंस की दुश्मन है, ऑस्ट्रेलियन की दुश्मन है। यूरोप से याद आए कि पिछले कुछ दिनों में साइबर थ्रेट्स बहुत हो रहे हैं, खुसूसन फ्रांस में गवर्नमेंट के जो है वहाँ पे बहुत सारे साइबर अटैक्स हुए हैं इंस्टीट्यूशंस में, तो ये भी उससे लिंक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखें, जो भी मुल्क, जो हुक्मरान, जो अवाम इसराइल के मकरू चेहरे को अयां करेंगे, दुनिया के सामने उसका असल चेहरा लाएंगे, उनको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि इसराइल शर्र मुतलक है, उससे खैर की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत आपका भी बहुत तज़किया शुक्रिया। दिया। नाजरीन, मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए वर्ल्ड वाइड।